हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 7 जो 9 का है ट्रायंगल्स उसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर इसके पहले चैप्टर 6 पढ़े थे लाइंस और एंगल, और आज अगला चैप्टर जो है ट्रायंगल है। तो पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ थ्योरी के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो ट्रायंगल्स में पढ़ना क्या है, ट्रायंगल्स के बारे में तो जानते ही होंगे कि उसका 3 साइड होता है और कितने टाइप का होता है वो भी पता है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, और कन्ग्रुएंस मतलब होता है कि कन्ग्रुएंस मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर्स whose शेप एंड साइजेज आर बोथ द सेम। कन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सारा रिस्पेक्ट में फिगर को शेप और साइज दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखो, कन्ग्रुएंट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का भी कन्ग्रुएंट हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट कन्ग्रुएंट कब होगा, जब सारे रिस्पेक्ट में मतलब शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। शेप कहने का मतलब अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए, और साइज कहने का मतलब जितना उसका डायमेंशन लेंथ ब्रेथ है दूसरे का भी लेंथ ब्रेथ उतना ही होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों कन्ग्रुएंट है। जैसे देखो, कन्ग्रुएंट हम बहुत सारा डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे देखो, क्वाइन, अगर 1 रुपया वाला क्वाइन रखेंगे तो सारा एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होगा। कन्ग्रुएंट का एक और सीधा सा मतलब समझिए कि अगर दो फिगर एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर एक के ऊपर एक रखा जाए वो दोनों को, तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। जैसे क्वाइन हो गया या फिर कार्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ हम ज्योमेट्री मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम, और मैथ में ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो हम ट्रायंगल्स का कन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। कन्ग्रुएंस यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर हमेशा दो चीज के बीच होगा। तो कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, अब क्या कर रहा है, ट्रायंगल का कन्ग्रुएंस कैसे होता है। तो टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। देखो, कन्ग्रुएंट मतलब हम क्या बताएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कन्ग्रुएंट हो सकता है। जैसे देखो, सर्कल का अगर सेम रेडियस का यहाँ पे 5 है और दूसरा सर्कल भी 5 रेडियस का ड्रॉ किए हैं, तो दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट कहने का मतलब दोनों सर्कल का शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। उसी तरह से कोई भी फिगर हो सकता है। जैसे हम स्क्वायर लेंगे, अगर स्क्वायर ये 4 साइड है, दूसरा का भी 2 स्क्वायर लिए और इसका भी साइड 4 है, तो स्क्वायर में तो सारा साइड सेम होता है, तो 4 साइड, इसका भी 4 साइड, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होगा। लेकिन अगर वही हम एक स्क्वायर 2 ले रहे हैं, देखो है तो दोनों स्क्वायर सेम फिगर है, लेकिन दोनों का डायमेंशन है, अगर एक को 4 ले रहे हैं, 4 4 4 4, तो ये दोनों एक दूसरे के कभी कंग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन चेंज हो चुका है। मतलब इसका जो लेंथ है, ब्रेथ है, इस वाले स्क्वायर से अलग है, तो ये एक दूसरे के कंग्रुएंट नहीं होगा। उसी तरह से देखो, तो अगर हम एक सर्कल लेंगे और एक ट्रायंगल लेंगे, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों कंग्रुएंट होगा। ये दोनों को किसी भी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कभी भी पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब कोई दो अलग अलग फिगर नहीं हो सकता। हमेशा कंग्रुएंट होने के लिए दो सेम फिगर लेना। सेम कहने का मतलब कि ट्रायंगल रेक्टेंगल, मतलब दोनों एक ही जैसा फिगर होना चाहिए। एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल। और यहाँ पे फिर दूसरा क्या है कि उसका अगर दोनों फिगर सेम हुआ, तब फिर हम देखेंगे कि इसका डायमेंशन, मतलब दोनों शेप सेम हुआ। फिगर कहने का मतलब शेप दोनों सेम हुआ, उसके बाद हम इसका साइज मतलब डायमेंशन देखेंगे। अगर डायमेंशन भी इक्वल है और शेप भी दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल ही है, दोनों रेक्टेंगल है या फिर दोनों सर्कल है, तो और उसका साइज भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट कहलाएगा। और जब हम यहाँ पे बस हम ट्रायंगल का पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल का बात करेंगे कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होगा। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ ट्रायंगल के कंग्रुएंट होने के लिए, there are two triangles are congruent if the side and angles of one triangle। कह रहा है कि एक ट्रायंगल का साइड और एंगल्स दूसरे ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट तभी होगा जब एक का साइड और एंगल, ट्रायंगल में तो या तो साइड होता है इस तरह से या फिर एंगल होता है। तो ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल का साइड और एंगल दूसरे ट्रायंगल के साइड और एंगल से इक्वल होगा,
तो वो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, यहाँ पे साइड और एंगल कह रहा है, तो जैसे देखो एक ट्रायंगल ले लिए, अब इसका सेम साइड का, यहाँ पे कोरस्पोंडिंग कहने का मतलब है कोरस्पोंडिंग, यहाँ पे एक चीज ये इसको ध्यान देना कि कोरस्पोंडिंग साइड ए बी सी पी क्यू आर, इसको और आगे हम एग्जाम्पल में अच्छे तरह से समझेंगे। कोरस्पोंडिंग साइड क्या होता है, कोरस्पोंडिंग साइड कहने का मतलब कि सेम, कोरस्पोंडिंग मतलब संगत, संगत मतलब ऐसे हम हिंदी में जानते हैं संगत साथी, मतलब साथी, तो ऐसा होता है संगति का असर, कहने का मतलब कि एक ही जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कोरस्पोंडिंग मतलब होता है संगत, तो कोरस्पोंडिंग कहने का मतलब जैसे एक ट्रायंगल का ऊपर वाला वर्टेक्स तो दूसरे ट्रायंगल का भी ऊपर वाला वर्टेक्स, ये दोनों संगत होगा। उसी तरह से अगर एक ट्रायंगल का इधर साइड वाला साइड ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल का भी इधर, मतलब कि एलएचएस वाला साइड लेंगे तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग होगा। और अगर नीचे वाला साइड ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल का भी नीचे वाला साइड लेंगे तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग होगा। और इसके लेफ्ट आरएचएस वाला साइड तो इसके भी आरएचएस वाला साइड, उसी तरह से ऊपर वाला एंगल तो ये ऊपर वाला दूसरे ट्रायंगल का ऊपर वाला एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा देखना है कि एक एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एंगल और साइड दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड के इक्वल हो। अब हम इसको आगे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें पहला, नाउ व्हिच ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी इन फिगर 7.41। अब 7.4, ये फिगर सारा 7.4 है। अब कह रहा है कि बहुत सारा ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें 7.4 का जो फर्स्ट फिगर है, वो जो ट्रायंगल है वो बाकी फिगर में किसके कंग्रुएंट होगा। तो कंग्रुएंट होने के लिए साइड इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, और सीधा सीधी हम क्या समझे कि अगर एक को दूसरे के ऊपर रखें तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करें। तो यहाँ पे देखो तो ए बी सी, और यहाँ पे क्या है आर क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर, नीचे से कर लें तो पी क्यू आर। अब ये दोनों देखने में क्या लग रहा है कि देखने में अगर जैसे ये है 1 और 2, यहाँ पे 1 है और ये 2 है। अब जैसे फिगर दिया हुआ है सेम टू सेम 1 और 2 को, अब 1 और 2 को कभी इस तरह से, एक फिगर इस तरह से है और दूसरा फिगर इस तरह से, ये इस तरह से बन जाएगा, एक स्टार बन जाएगा। तो ये पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करेगा जिस तरह से फिगर में दिया हुआ है। तो लेकिन हम ऐसा नहीं है कि ये फिगर उल्टा दिया हुआ, अब हम देखेंगे कि क्या इसका एंगल और साइड बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें देखो साइड से साइड एंगल को एक लाइन से डिनोट किया, मतलब एक लाइन वाला एंगल जो है, दूसरे फिगर में जो एक लाइन वाला एंगल है ये दोनों एक एंगल है। फिर दो लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है बी एंगल, तो दूसरे फिगर में भी जो दो लाइन से रिप्रेजेंट है वो बराबर है। उसी तरह से तीसरे फिगर में 3 लाइन से, सॉरी, पहले फिगर में 3 लाइन से जो एंगल रिप्रेजेंट किया वही दूसरे फिगर में 3 लाइन से जो एंगल रिप्रेजेंट किया वो बराबर है। तो ऐसा लग रहा है कि इसका तीनों एंगल एक, इसका तीनों एंगल ट्रायंगल 1 को हमको देखना था किसके कंग्रुएंट है, तो अभी 1 और 2 फिगर को, ये दोनों फिगर को ले रहे हैं, तो हम ऐसा देख रहे हैं कि इसका तीनों एंगल इक्वल है। तीनों एंगल तो इक्वल है, जो एंगल इसमें अगर एक एंगल वाला है तो इसमें भी एक एंगल वाला है, इसमें 2 लाइन वाला एंगल है तो इसमें भी 2 लाइन डबल लाइन वाला एंगल है, और इसमें ट्रिपल लाइन वाला एंगल है तो इसमें भी ट्रिपल लाइन वाला एंगल है। तो एंगल तो इक्वल हो रहा है। अब हम देखेंगे कि साइड इसका कितना कितना है, तो एक 4.5 है, एक 4 है और एक 5 है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि एक 4 है, एक 5 है, एक 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों कंग्रुएंट होगा। बस इसको हम क्या करेंगे, ये जो पी क्यू आर नीचे से लिखा गया है, यहाँ पे इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, पी क्यू आर। तो देखो पी वाले को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया था, क्यू वाले को डबल लाइन से, आर वाले को ट्रिपल लाइन से, और पी क्यू जो था 4.5 था, और पी आर 4 था, और क्यू आर 5 था। अब देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सेम टू सेम यही ट्रायंगल, बस इसको उल्टा करके रखे हैं, तो ये वाला 1 और 2 दोनों इक्वल लग रहा है। तो इक्वल लग रहा है कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर रखेंगे तो ये दोनों ओवरलैप करेगा, मतलब कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा फिगर जो है ट्रायंगल 1 के, जो 1 में फिगर दिया है उसके कंग्रुएंट है, तो दूसरा तो होगा। उसी तरह से हम तीसरा भी देख रहे हैं, तो तीसरा भी उसी तरह से बस ट्रायंगल को
थोड़ा उल्टा करके थोड़ा तिरछा करके रखा हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं कि इसमें भी जैसे एक एंगल था, इसको दो से तो देख लिए कि दूसरा कंग्रुएंट है, सब में पहला पहला से कंपेयर करके चेक करना है कि पहला किसके कंग्रुएंट है, तो दो पे तो कंग्रुएंट हो गया, आप तीसरा से चेक करेंगे पहला और तीसरा में। तो देखो तो इसमें 4.5 है, 4.5 4 5 है, मतलब तीन साइड इसका, जो तीन साइड इस ट्रायंगल का वही तीन साइड इस ट्रायंगल का, मतलब कि इसका साइज सेम है। और एंगल भी देख रहे हैं तो एंगल क्या है, एंगल जैसे इसमें दिया हुआ एंगल वही एंगल इसमें दिया हुआ है, तो एंगल भी सेम है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी इसके इक्वल होगा। तो अब ये देखो इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा इस तरह से घुमा करके रखेंगे, ये इधर से था, एफ को अगर ऊपर ले लेंगे तो थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे तो ये इधर ऊपर एफ आ जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं ये एफ आ जाएगा, और ये नीचे इसको इधर से टिल्ट किए मतलब एफ वाला ऊपर चला जाएगा तो डी वाला यहाँ आएगा, ई वाला यहाँ आएगा, तो डी ए ई हो गया। तो यहाँ पे एफ डी को डबल लाइन से, ई को ट्रिपल लाइन से, और डी एफ मतलब ये 4.5 है, ई और एफ ई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5। तो फिर से लग रहा है कि ये देखो तो ये वाला साइड 5 है, 4.5 है, 4 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये इसके इक्वल। अब ऐसा फिगर बस उल्टा रखा हुआ था, थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ था, लेकिन ये दोनों का साइड इक्वल था और एंगल इक्वल था, तो अगर तिरछा भी रखा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा, क्योंकि साइड और एंगल इक्वल है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग, तो इसको आगे हम यूज करते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग कहाँ पे यूज होता है। उसी तरह से अगर चौथा फिगर में देखें तो इसमें भी पहला से कंपेयर करेंगे तो 4.5 5 4 है, तो ये भी, और एंगल भी उसी तरह से, मतलब ये भी कंग्रुएंट होगा पहले के। अब पहला और पांचवा में देखते हैं तो क्या पहला पांचवा के कंग्रुएंट होगा, तो देखो तो इसका साइड साइड ही अलग हो गया, जैसे ही साइड अलग हुआ तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये कंग्रुएंट नहीं होगा, तो ये कंग्रुएंट नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अब हमको लिखना है इसको, ये तो देख लिए हैं कि कंग्रुएंट है कैसे है, अब इसको एक अच्छे से लिखना है कि कंग्रुएंट कैसे होता है। अब देखो इफ कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी, अब एबीसी से कंपेयर करना था तो हम मान रहे हैं कि पी क्यू आर और एबीसी दोनों कंग्रुएंट है, तो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर कंग्रुएंट, ये जो है इस तरह से डबल लाइन के ऊपर एक हल्का सा कर्व लाइन, जो एस के आकार का कर्व लाइन बनाते हैं, तो ये कंग्रुएंट का सिंबल होता है, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल का हम कंग्रुएंस देख रहे हैं, तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के। अब हम देख रहे हैं कि नोटिस दैट व्हेन ट्रायंगल पी क्यू आर और पी क्यू आर कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, then side of triangle PQR fall on corresponding equal side of ABC एंड सो इज द केस फॉर एंगल। तो वही कह रहा है कि अगर पी क्यू आर एबीसी, ये पी क्यू आर इस तरह से बनाया है तो ये एबीसी पे कह रहा है कि कंग्रुएंट है, तो जो साइड इसका है इसका कोरस्पोंडिंग साइड कहने का मतलब इसका इधर वाला लेफ्ट वाला और इसका राइट वाला, तो इसमें भी लेफ्ट वाला और राइट वाला कह रहा है कि एक ही लाइन पे पड़ेगा, तो अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो देखो तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड ये वाला हो गया, तो ये दोनों सेम एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, और उसी तरह से एंगल जो ऊपर वाला ऊपर वर्टेक्स का एंगल है यहाँ पे भी ऊपर वर्टेक्स का एंगल होगा, दैट इज। अब आगे देखो दैट इज पी क्यू कवर्स ए बी, पी क्यू कवर्स ए बी, ठीक है, कोरस्पोंडिंग है। क्यू आर कवर्स बी सी, क्यू आर कवर्स बी सी, नीचे वाला के इक्वल, और इधर साइड वाला जो आर एच एस है तो आर एच एस वाला साइड आर एच एस के इक्वल, मतलब पी आर कवर, और एंगल पी कवर्स एंगल है, उसी तरह से एंगल पी जो होगा कवर्स एंगल है, यहाँ से ही देख लेते हैं, तो एंगल पी कवर्स एंगल है, और एंगल क्यू कवर्स एंगल बी, एंगल क्यू कवर्स एंगल बी, उसी तरह से एंगल आर कवर्स एंगल, ये जो तीन वाला ये आर जो है कवर्स एंगल सी। आल्सो देयर इज ए वन वन correspondence बिटवीन द vertices, मतलब वही कह रहा है कि वर्टिसेज ए के करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज पी हो जाएगा और बी के कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस क्यू हो जाएगा। देखो इस फिगर को अगर सीधा करके लिखें तो वो वाला फिगर यहाँ है, और आर के कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस सी हो जाएगा, एंड सो ऑन विच इज रिटन एज पी का, वही पी को वर्टिसेस को भी लिखा है कि पी का कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस ए, और ये दोनों वे में ए का कोरस्पोंडिंग पी तो पी का कोरस्पोंडिंग ए, क्यू का कोरस्पोंडिंग बी तो क्यू का बी का कोरस्पोंडिंग क्यू, और उसी तरह से आर का कोरस्पोंडिंग सी तो सी का कोरस्पोंडिंग। अब हम आगे देखते हैं
कि नोट दैट अंडर दिस कोरेस्पोंडिंग ट्रायंगल PQR corresponding to triangle ABC, but it will not be correct to write ट्रायंगल QPR corresponding to ट्रायंगल ABC। वही कह रहा है, वही चीज अभी हम बताए भी हैं कि हम हमेशा क्या करेंगे, कोरेस्पोंडिंग इक्वल को कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल से करेंगे। मतलब कि इसको ABC को हम लिख सकते हैं जैसे ट्रायंगल में जो कोरेस्पोंडिंग साइड के साथ लिखेंगे। अगर ट्रायंगल ABC लिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC, तो पहले कौन सा वर्टिसेस लिखे हैं, P, मतलब किसके कोरेस्पोंडिंग होगा। तो यहाँ पे भी हमको लिखते वक्त भी ध्यान देना है कि अगर A का वर्टिसेस, मतलब सबसे पहले वर्टिसेस A को लिख रहे हैं तो A का वर्टिसेस कोरेस्पोंडिंग किसके है, P के वर्टिसेस के। क्यों यहाँ से देख रहे हैं, ये तो उल्टा है। अगर ये फिगर को रखेंगे तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा, इसका उल्टा करके रख रहे हैं तो ओवरलैप कर रहा, मतलब ABC। अब A का वर्टिसेस, A का कोरेस्पोंडिंग P हो गया, B का वर्टिसेस, B का कोरेस्पोंडिंग Q हो गया, C का वर्टिसेस R हो गया। तो ये हमेशा ये लिखेंगे, ये सही होगा। और अगर इसी तरह से इसका कोरेस्पोंडिंग को हम ध्यान ना दे करके लिखेंगे, अगर इसको यही लिख देते ABC कोरेस्पोंडिंग टू QPR, तो ये गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसको कंसीडर नहीं, ये गलत हो जाता है, क्योंकि A का हम हमेशा कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल को देखेंगे। उसी तरह से अगर साइड को देखेंगे तो AB बराबर होगा PQ और BC बराबर होगा Q और AC बराबर होगा PR। तो देखो जैसे फर्स्ट वाला में AB साइड लिखे तो वो किसके कोरेस्पोंडिंग होगा, PQ के। और एंगल भी, अगर पहला एंगल A है तो एंगल P के बराबर होगा, एंगल B बीच वाला है तो एंगल Q बीच वाला है, तो ये दोनों इक्वल होगा। और एंगल C तो एंगल R के इक्वल होगा। मतलब R इस तरह से कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड को लिखते हैं। और हम कंग्रुएंट लिखने में भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो कोरेस्पोंडिंग है उसी के अनुसार लिखा जाए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि नोट दैट अंडर दिस कोरेस्पोंडेंस ट्रायंगल PQR कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। जो PQR इस तरह से उल्टा किए तभी कंग्रुएंट आ रहा था, बट इट विल नॉट करेक्ट QPR ट्रायंगल। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही लिखा हुआ सही हो जाएगा। अब देखो उसी तरह से हम देखें दूसरा फिगर, तो पहला के कंग्रुएंट हो गया। अब हम तीसरा भी देखे हैं यहाँ से कि तीसरा फिगर भी पहला के कंग्रुएंट हो रहा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तीसरा फिगर, पहला फिगर तो ABC था, तीसरा फिगर दिया हुआ है DFE, यहाँ से दिया है D, इसको थोड़ा DF DFE 4.545 and 5 4 और 5। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो पहला फिगर 7.3 का, अब जो ABC था तो अब ABC, AB का वैल्यू था 4.5, तो AB का वैल्यू 4.5। अब दूसरे फिगर में देखेंगे कि कोरेस्पोंडिंग किससे हो रहा है, तो कोरेस्पोंडिंग जो इक्वल रहेगा, मतलब ये AB कोरेस्पोंडिंग है DF के या FD कोरेस्पोंडिंग है AB के, उसी तरह से DE कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है DE कोरेस्पोंडिंग DE 5 है, तो उसमें BC नीचे वाला 5 दिया हुआ था ये वाला, तो DE कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा BC के, और EF तो जो बच गया वो CA के कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा। उसी तरह से F जो हो जाएगा A के, F जो हो जाएगा A के कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे F जो है A के कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा, डबल लाइन वाला है, और B जो है D के कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा, C जो है E के कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा। तो फिर इसको लिखेंगे भी उसी तरह से, हम क्या लिखेंगे DEF, मतलब D को अगर पहले लिखे हैं तो DEF कोरेस्पोंडिंग, यहाँ पे FD लिखे हैं तो FD कोरेस्पोंडिंग है AB के, तो देखो लिखे हैं ट्रायंगल FD कोरेस्पोंडिंग टू ट्रायंगल ABC, ये सही होगा। उसी तरह से देखो दोनों का FD किसके कोरेस्पोंडिंग है, AB। तो अगर आगे में हम FD लिख रहे हैं तो इधर साइड भी देखेंगे कि AB, या डायरेक्ट हम वर्टिसेस से देख लेंगे कि कौन वर्टिसेस किसके कोरेस्पोंडिंग है। मतलब F अगर A के कोरेस्पोंडिंग है तो पहले F को अगर इसमें इधर साइड लिखें तो इधर साइड भी A को लिखेंगे। बीच में अगर D को डाल रहे हैं तो D किसके कोरेस्पोंडिंग है, B के, तो बीच में B को लिखेंगे।
और ई साइड में सबसे साइड में है तो ई को सी के कोरस्पोंडिंग है, इसलिए सी को सबसे साइड में लिखेंगे। और इसके अलावा ये चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर इसके अलावा कुछ भी उल्टा लिखे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से हम फिगर 7 पॉइंट, ये तो 3 भी हो गया था, चौथा कह रहा था, तो चौथा में हम फिर से आगे एक बार फिगर बना लेते हैं। 4 फिगर 7.4 का 4, पांचवा तो है ही नहीं कंग्रुएंट, डायरेक्ट हम देख लिए कि उसका साइड इक्वल नहीं है इसमें। ये बीस, ये फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसको बस बनाने के समझने के लिए है। ए बी, ये 4.5, ए 5, ये 4 था, और ये एंगल, ये डबल एंगल था, ये ट्रिपल एंगल। उसी तरह से ये 1 था फिगर, और दूसरा फिगर जो है एम एन आर है। एम एन आर 4 का 4, यहाँ पे एम है, यहाँ एन है, यहाँ आर है। ये है 4, ये 4.5 और ये 5। उसी तरह से हम एंगल देख लेते हैं। एंगल इधर से 1 2 3, एंगल इधर से 1 2 3। तो अब इसमें देखेंगे कि ए बी जो किसके कोरिस्पोंडिंग होगा, बराबर बराबर वाला हमेशा कोरिस्पोंडिंग होगा। जैसे इसका वैल्यू 4.5 है तो इसका वैल्यू भी 4 पॉइंट, हम देखो अगर ये दोनों फिगर जैसे रखा हुआ है, ये दोनों को करेंगे कि ये दोनों कंग्रुएंट होगा तो ये फिगर नहीं आएगा। इसके लिए हमको फिर से ये फिगर को रिवर्स, मतलब इस तरह से बनाना पड़ेगा। ऊपर एम, इसको इधर साइड से रोटेट करेंगे तो देखो, तो ऊपर एम आ जाएगा और ये नीचे एन यहाँ आ जाएगा, आर इधर चला जाएगा। तो ये 4 था, इसको बना रहे हैं हम अलग से। देखो, हम कन्ग्रुएंट करने के लिए ऐसे तो देख करके हम पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अभी स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो एक बार फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एम, इसको इधर रोटेट करेंगे तो एम ऊपर चला जाएगा, एन नीचे आ जाएगा, और आ रहे हैं। अब देखो ये दोनों को कन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों कन्ग्रुएंट लग भी रहा है, देखने में भी लग रहा है कि ये दोनों कन्ग्रुएंट है। और साइज जो है, साइज मतलब कहने का मतलब जो सारा डायमेंशन है वो भी सेम है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि एम एन 4 है। देखो जैसे ही फिगर रोटेट किया सारा डायमेंशन इसके इक्वल हो गया। और एन आर जो है यहाँ पे एन आर एम एन 4, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये वाला वैल्यू देखो अगर इस तरह से हो रहा था तो भी कंग्रुएंट नहीं हो रहा था, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल नहीं हो रहा था। तो ये जो हम अभी बता रहे थे, जो गलती से मिस्टेक से लिखा गया था ये वाला 4.5, तो देखो ये 4 हो रहा है, बस एक साइड बराबर है कोरस्पोंडिंग साइड, और बाकी ये दोनों साइड उल्टा हो रहा है, तो ये दोनों कंग्रुएंट नहीं होता। इसके लिए हमको हमेशा चाहिए कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये बाय मिस्टेक लिखा गया था, इसलिए पता नहीं चल रहा था। ये 5 हो जाएगा और ये 4.5। देखो इसको रोटेट, हम ट्रायंगल में अपने मन से इधर उधर नहीं कर सकते हैं, बस उसको तिरछा करके अलग अलग जगह पे मतलब थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, बाकी सब तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देखो एम एन 5 है, अब आर एन क्या है, आर एन भी 5 है, और एम आर 4.5 है। तो अब देखो तो ए बी सी में इधर वाला इसके कंग्रुएंट है, कोरस्पोंडिंग है कि नहीं, कोरस्पोंडिंग मतलब सेम उसी के जैसा, जैसे इसमें इधर बना हुआ है ए लाइन ए बी, तो इसमें किसके कोरस्पोंडिंग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी जो है कोरस्पोंडिंग है एम आर की। अगर एक ऊपर ऊपर वाला को पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी ध्यान देखना देना है कि ऊपर वाला को पहले लिखे। और एम एन इधर वाला है, तो ए बी में देखो तो एम एन जो है कोरस्पोंडिंग किसके, अगर ये फिगर से नहीं पता चलेगा तो हम एक बार फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा सा रोटेट करके कि किस तरह से, और डायमेंशन सबका सही सही से डिनोट करेंगे। मतलब एम एन का जो वैल्यू यहाँ रहना चाहिए वही वैल्यू यहाँ पे रहना चाहिए, और जो एंगल जैसे आर यहाँ पे जो एंगल यहाँ है और एन जो एंगल यहाँ है। तो अब एम एन किसके कोरस्पोंडिंग होगा, एम एन जो साइड है एसी के कोरस्पोंडिंग होगा, तो एम एन साइड एसी के कोरस्पोंडिंग। उसी तरह से जो आर एन जो होगा या एन आर, अगर आर एन लिखे तो आर एन कोरस्पोंडिंग होगा बीसी के। उसी तरह से अगर एंगल लिखे तो एंगल ए जो होगा कोरस्पोंडिंग होगा एंगल एम के, और एंगल
बी जो है कोरेस्पोंडिंग है एंगल आर के, और एंगल सी है कोरेस्पोंडिंग एंगल एन के। उसी तरह से वर्टिसेज मतलब ए जो है वर्टिसेज को ए एम के कोरेस्पोंडिंग है, और बी है आर के कोरेस्पोंडिंग, और सी है एन के कोरेस्पोंडिंग। तो अब हम ये दोनों को कंग्रुएंट लिखेंगे, तो हम इस चीज का ध्यान देंगे कि ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब इसका कोरेस्पोंडिंग लेना है, तो कोरेस्पोंडिंग ए बी के कोरेस्पोंडिंग क्या था, एम आर था, तो एम आर, और सी के जगह पे एन, तो एम आर एन। हमेशा एम एन आर या आर एम एन इस तरह से नहीं होगा, हमेशा ट्रायंगल जो फिगर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल एबीसी कोरेस्पोंडिंग होगा एम आर एन के। तो ये चौथा फिगर भी जो है कोरेस्पोंडिंग है, और सॉरी कंग्रुएंट है एक दूसरे के पहले फिगर के। और जो पांचवा फिगर है तो उसमें देख रहे थे, वहीं से हमको पता चल रहा था कि इसका जो पांचवा फिगर है इसका साइड और इसका साइड मैच नहीं कर रहा, तो ये तो पहले ही कंग्रुएंट नहीं होगा। अगर साइड मैच करेगा तो फिर हम साइड और एंगल मैच, साइड मैच कर रहा है तो एंगल मैच कराएंगे, अगर एंगल मैच कर रहा है तो दोनों को कोरेस्पोंडिंग कंग्रुएंट लिखेंगे, और कंग्रुएंट लिखने के टाइम कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड का ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ था कि जब कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से, तभी दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कहा जाएगा। अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल जैसे दूसरा यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर ही लिख रहे थे, अगर क्यू पी आर लिख दे रहे हैं तो ये दोनों कंग्रुएंट नहीं हो रहा था। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लिखने के टाइम भी और देखने के टाइम भी कि कंग्रुएंट है या नहीं, उस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि दोनों का कोरेस्पोंडिंग साइड और एंगल इक्वल हो रहा है कि नहीं। अब हम आगे देख बढ़ते हैं, आगे है एक जियोम। अब देखो कोई भी दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कैसे होगा, अब सपोज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ में सपोज कर लेते हैं कि जैसे देखो अगर कहेगा कि एक साइड बराबर है, एक साइड इसका 4 है, इसका भी 4 है, कहेगा एक साइड बराबर है, इससे पता चलेगा कि ये दोनों कंग्रुएंट है कि नहीं। देखो देखने में ही नहीं लग रहा, अगर एक साइड का बात किया जाएगा और एक एंगल कहेगा तो देखो, तो एक साइड और एक एंगल ये दोनों में बराबर नहीं लग रहा है, 4 है। लेकिन अगर एक साइड और एक एंगल अगर बराबर कहेगा तो हम नहीं पता लगा सकते हैं, जब ओनली एक साइड और एक एंगल के बारे में दिया रहेगा तो हम नहीं पता लगा सकते हैं कि ये दोनों कंग्रुएंट है या नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर इसका ये साइड लग रहा है कि ये तो 4 है, लेकिन ये साइड लग रहा है छोटा है, और यहाँ पे ये साइड बड़ा लग रहा है, उसी तरह से ये वाला साइड भी बड़ा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना है कि अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट तभी होगा जब उसमें से एक एंगल से ज्यादा एंगल हो और एक साइड से ज्यादा साइड को हम कंपेयर करें, तभी हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। हम पहले अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि सारा एंगल और सारा साइड कंग्रुएंट, सारा साइड इक्वल होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में ले आते हैं कि अब कोई भी दो ट्रायंगल दिया रहेगा, अब सारा साइड सारा एंगल को हम कितना देखते रहेंगे कि सारा साइड बराबर है कि नहीं, सारा एंगल बराबर है कि नहीं, कौन कोरेस्पोंडिंग है। तो इसके लिए अब हम पता कर सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल में एस ए एस, एस कहने का मतलब साइड, एंगल साइड, एस ए एस कंग्रुएंस रूल ला दिए, जिससे कि हम दो साइड और एक एंगल को, हम अगर दो ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल को देख लें इसके अकॉर्डिंग, तो हम पता कर सकते हैं कि वो दोनों कंग्रुएंस है या नहीं है। दो साइड और एक एंगल को ही क्यों लिए, क्योंकि अगर एक एंगल और एक साइड को ले रहे हैं तो हमको पता नहीं चल रहा। देखो तो कोड और ये वाला जैसे यहाँ पे हम पहले भी बता चुके, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि कंग्रुएंट है कि नहीं। तो मिनिमम हमको दो एंगल या दो साइड चाहिए कंग्रुएंट लेने के लिए, दो साइड और एक एंगल, या फिर दो एंगल और एक साइड चाहिए। तो अब यहाँ पे एस ए एस पहला एक्जियोम 7.1 है। एक्जियोम क्यों है, क्योंकि इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके देखा गया है, तो ये सही है। मतलब एक्जियोम उसी को कहते हैं जिसको हमको प्रूव नहीं करना, ये हर जगह सही होता है। मतलब कि इसको प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना और इसी का यूज करके आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे और आगे थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो एक्जियोम 7 पहला एक्जियोम 7.1 है, वो है एस ए एस कंग्रुएंस रूल। एस एस कहने का मतलब साइड एंगल साइड। अब कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट कब होगा, एक तो हम जान ही रहे हैं कि जब उसका सारा एंगल और सारा साइड एक दूसरे के बराबर होगा तब कंग्रुएंट होगा। अब यहाँ पे हम देखो छोटा उसको हम सारा एंगल सारा साइड को नहीं लेकर के हम
दो साइड और एक एंगल को ले रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड एंड द included angle of one triangle are equal to the two side and the included angle of other triangle. जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसे ऐसे कब कॉन्ग्रुएंट होगा, बनाने में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक आड़ा तिरछा हो जा रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना, बस समझना है कि जो लिख रहे हैं जो बोल रहे हैं उसको समझना है। अब ए बी सी है, दो ट्रायंगल है, पी क्यू आर है। हम इसके पहले पढ़े हैं कि सारा एंगल, सारा कोरस्पोंडिंग एंगल और सारा कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होगा तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में। लेकिन यहाँ पे पहला एक जो हम कर रहा है एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, उसमें क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कब होगा, इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड, मतलब कह रहा है एक एंगल का दो साइड, तो दो साइड अगर इसको 4 माने हैं, इसको 5 माने हैं, और इसमें भी हमको दो साइड ही पता है, ए वाला 4 है, ए वाला 5 है। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इंक्लूडेड एंगल कहने का मतलब दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है, तो दो साइड कौन कौन सा मालूम है, 4 है और 5 है इसका एबीसी में, तो ए बी मालूम है और एसी मालूम है, तो ये दोनों साइड से एंगल कौन बन रहा है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, और फिर इसमें कौन सा साइड मालूम है, पी क्यू मालूम है, आर मालूम है, और इसका जो करस्पोंडिंग एंगल, ये दोनों साइड से जो इंक्लूडेड एंगल है पी है। कह रहा है कि अगर वो बराबर होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का दो साइड बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू। अगर ट्रायंगल उल्टा तिरछा भी बना हो या उल्टा भी बना हो, तो भी अगर दो साइड बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर है। और उसी तरह से एंगल इंक्लूडेड, मतलब कि दोनों साइड से एंगल, अब ये दोनों साइड से एंगल कौन बन रहा है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये दोनों साइड से एंगल ए बन रहा है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी। जब ये तीनों कंडीशन रहेगा, कोई भी दो ट्रायंगल में ये तीनों कंडीशन रहेगा, मतलब दोनों का दो साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, और दोनों साइड के बीच जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि दोनों साइड के बीच जो एंगल बन रहा है वो बराबर होना चाहिए, तभी एक दूसरे के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो जाएगा किससे, और यहाँ पे एबीसी कंग्रुएंट किससे हो जाएगा, एबीसी। अब हमको इसके अनुसार ही लिखना है, तो इसको कोऑर्डिनेट साइड हो गया क्यू एबी का, तो पीक्यू बच गया, बस एक साइड को ही देख लें तो हम आंसर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट है ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल पीक्यू आर के। अब देखो इस तरह से अगर वो फिगर भी दिया था, जैसे एबीसी दिया था, ए बी सी, और ये दिया था पीक्यू आर, ये था पीक्यू आर, तो यहाँ पे ये चाह रहा था, ये बात, ये चाह रहा है, ये बात, लेकिन ए वाला जो एंगल है, यहाँ पे मान लीजिए 30 का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे ये वाला एंगल 30 बन रहा है, तो हमको मालूम नहीं है, तो ये एंगल मान, ये एंगल 30 बन रहा है, देखो ये दोनों एंगल को हम इसको बोला था, ऐसे कंटीन्यूअस टू लगा करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका दो साइड इक्वल है, एबी इक्वल है, एसी पीआर के इक्वल है, लेकिन एबी और एसी के बीच एंगल बना है, और यहाँ पे पीक्यू और पीआर के बीच एंगल बना है, तो ये भी बराबर नहीं है। अब मे भी हो सकता है अगर इसका वैल्यू भी 30 है तो बराबर रहेगा, तब कंग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं है, 30 और इसका इंक्लूडेड एंगल उतना छोटी, बाकी दोनों एंगल बराबर होगा, तब ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट नहीं होगा। इसे ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बिल्कुल करेंगे उस एग्जांपल में। एग्जांपल हम जानेंगे कि अगर दो साइड और एक एंगल बराबर है, दूसरे ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, 7 दिया है, क्या रहा है, गिवन क्या है, तो गिवन हम मान लेते हैं ओ इक्वल है ओबी के एंड ओडी इक्वल है ओसी के। ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो पहला आपको करना है कि ट्रायंगल ए ओबी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओसी के, और दूसरा आपको करना है कि ए जो है पैरेलल है बीसी के। अब पहला में क्या देखना है, ट्रायंगल एओडी, एओडी कौन सा फिगर दिया हुआ, ट्रायंगल एओडी नीचे वाला हाफ एंगल बन रहा है वो कंग्रुएंट किसके बनाएंगे, बीओसी के। तो अब बीओसी के कंग्रुएंट नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले के कंग्रुएंट है या नहीं है, तो इसको देखिए हम ऐसे कंग्रुएंट करेंगे, और इसको हम देखें इसमें दिया क्या क्या हुआ, पहले इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना है, तो दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल कौन क्या बराबर क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। देखो तो एओडी और बीओसी यहाँ पे दिया भी है ओ इक्वल टू ओबी, देखो ऐसे लाइन, एक लाइन का मतलब है ये दोनों बराबर है, यहाँ पे डबल लाइन दोनों पे ये दोनों बराबर है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ बराबर ओ भी दिया है, ये हो गया ये, फिर ओडी बराबर ओसी दिया है, ये गिवन है। तो दो चीज को मान करके यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, दो साइड बराबर, अगर एक एंगल बराबर होगा तो दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा, तो एक एंगल से देखते हैं इसका सेंटर जो बन रहा है, इससे एंगल एओडी, एओडी बराबर हो जाएगा एंगल बीओसी के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्लस रिकॉल करके क्या होता था कि जब दो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो इसका सेंटर पे जो वर्टेक्स एंगल बनता है वो दोनों जो अपोजिट एंगल होता है, देखो यहाँ पे दो लाइन क्रॉस करी तो दो का एंगल बन रहा है, एक इधर से ये दोनों ऊपर वाला ऊंचा इक्वल होगा और राइट वाला इक्वल, वर्टिकली जो वर्टेक्स पे एंगल बना है अपोजिट में, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। ये देखो तो ये क्या, ये लाइन कट कर रहा है, सीडी और एबी दोनों कट कर रहा है, तो जो यहाँ पे वर्टेक्स पे जो सेंटर जहाँ कट पॉइंट पे जो है बना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बजाय वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो एंगल एओडी बराबर एंगल बीओसी। अब ये दोनों ट्रायंगल हम देखते हैं कि दो साइड बराबर हो गया और दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल बराबर हो गया, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे बाई से
बाय एस कंग्रुएंस रूल। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी तो दो साइड वाले एंगल बराबर है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो एक एंगल दो साइड। लेकिन ये ऐसे ऐसे क्योंकि एंगल होता है दोनों साइड के बीच में बनता है, तो देखो दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनता है तभी इसको बोलते हैं कंग्रुएंट, और इसलिए हमेशा ये दो साइड के बीच में रहते हैं, दोनों साइड को इक्वल करके एंगल बनता है। तो ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे प्रूव किया। दो साइड कौन कौन सा है, ओ ए, दोनों ट्रायंगल में देखो तो ओ ए और ओडी, ये वाला एंगल तो साइड को इक्वल करके ये एंगल बना है, ऊपर वाला ट्रायंगल में दो साइड ओडी उसी के बराबर, ओडी और ओसी है, और ये दोनों को इक्वल करके एंगल बना, और ये एंगल बना प्रूव करके दोनों साइड बराबर, ऐसे ऐसे कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओडी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी। एक बार तो हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। इसी तरह से दूसरा भी प्रूव करते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि एडी जो है पैरेलल है बीसी के, एडी पैरेलल बीसी के। अब देखो तो हम वो क्या कर लिए कि दोनों एंगल कंग्रुएंट है, तो दोनों एंगल कंग्रुएंट है, एंगल के साथ बराबर और साइड के साथ बराबर, तो हम यहाँ पे से पैरेलल पैरेलल दो साइड पैरेलल होने के लिए हम लगाने कर रहे हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन पे एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल मतलब उल्टा एंगल बनना चाहिए, तो अल्टरनेट एंगल बनता है एक दूसरे के इक्वल होता है। या फिर इसका कन्वर्स भी पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन, अगर दो लाइन है उसको तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर हो रहा है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो प्रूव करना है कि एडी जो है पैरेलल बीसी, तो अब एडी पैरेलल बीसी के यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें इसके अल्टरनेट पहले दो लाइन के बीच में एक लाइन क्रॉस करता है, अल्टरनेट एंगल ये बन जाएगा, किसके इक्वल होगा, तो इस वाले के इक्वल। और ये अल्टरनेट एंगल अलग से मेंशन करते हैं, ये वाले इसकी इक्वल अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जब यहाँ से ये दोनों बराबर हो रहा है, कोई भी दो लाइन के बीच लाइन क्रॉस कर रहा है, अल्टरनेट एंगल जो बना बराबर हो रहा है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो रहा है। मतलब यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला एंगल ऊपर वाला एंगल कंग्रुएंट करने का मतलब इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पर, तो ये वाला एंगल हो गया। अब हम देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। इसमें क्या है, ए को पहले लिखे हैं, दूसरा एंगल कौन है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए ओ डी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ डी किसके कंग्रुएंट है, बी सी के, मतलब कि हो जाएगा एंगल यहाँ से ए ओ डी में लिखे तो एंगल यहाँ से इस वाला एंगल लिख सकते हैं, एंगल ए होगा, एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू एंगल, क्योंकि कंग्रुएंट है दोनों में एंगल एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कंग्रुएंट हमको तो मालूम है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से दूसरे के इक्वल हो गया। और ये भी मालूम है कि एंगल ए एंड बी आर अल्टरनेट एंगल, दोनों अल्टरनेट एंगल दो लाइन के बीच से अगर कोई तीसरा लाइन क्रॉस करता है तो अल्टरनेट एंगल बनता है, आपस में बराबर होता है। तो इसका अल्टरनेट एंगल पता नहीं ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से चलिए ए और बी अल्टरनेट एंगल है, तो इसका कन्वर्स में अल्टरनेट एंगल का दोनों लाइन पैरेलल होता है, अगर अल्टरनेट बराबर तो एडी हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा बीसी के। ये दूसरा वाला भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। लाइंस और एंगल्स में अच्छे से बता गए, सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल के बारे में हम आगे देखेंगे। नंबर 2 देखो ए बी लाइन सेगमेंट, क्या करा कि ए बी लाइन सेगमेंट, ये तो क्लियर करना पहले क्या करा कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो ए बी हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए एंड एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन एल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री लाइन करा और ये बराबर हो जाएगा इसके, ये दोनों आपस में बराबर होगा। एक पॉइंट पी लाइन कह रहा है कि इस लाइन पे कोई पॉइंट पी है, तो कह रहा है कि सो दैट जो पी से जो ए और बी से जो है ये वाला इक्वल डिस्टेंस है, जो पॉइंट पी है इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट अगर पी पड़ेगा तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब एक ही बिंदु होगा बराबर होगा, फिर भी कोई कह रहा है ना कि ए से जो भी का डिस्टेंस होगा बी से बी का डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ए भी बराबर पी भी होना चाहिए। यहाँ से ये भी हम देख रहे हैं, तो हमको क्या करना है, पी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, मतलब ये पी होना चाहिए। तो देखो दो अलग अलग ट्रायंगल बना के, ये इधर ट्रायंगल में है और पी भी इधर वाला ट्रायंगल में, तो हम इसको कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी। अब ये दो ट्रायंगल देख रहे हैं कि ए सी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आधा भाग में डिवाइड कर रहा है, तो आधा भाग दोनों आधा आधा हो जाएगा, तो इक्वल होगा। अब इसी इक्वल हो गया बी सी। अब ये एंगल जो है 90 डिग्री सेट कर रहा है, तो ये वाला एंगल से बराबर होगा, मतलब कि इसका एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी पी बराबर 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल है तो एक साइड मान में मालूम चल गया, इसका एक साइड और बराबर होगा, तो ऐसे से दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा। एंड देख रहे हैं कि पीसी दोनों में है, पीसी इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी दोनों के लिए सेम है, एंड पीसी इक्वल टू पीसी तो होगा इक्वल, क्योंकि ये दोनों कॉमन ये दोनों ट्रायंगल में है, तो पीसी को पीसी हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे इसीलिए बाई से ए कंग्रुएंस रूल कौन सा बराबर हो जाएगा, एंगल पी ए सी पी ए सी। अगर यहाँ पे कंग्रुएंस होगा किसी एंगल पी, दूसरे एंगल में भी वही सेट है, दूसरे एंगल पी के लिए पी रहेगा एक जगह पे, यहाँ पे सी 90 है तो सी बाद में लिखेंगे, इधर के लिए भी सी 90 है, सारे को बाद में लिखेंगे, और बीच में कभी तो बीच में जाएगा, मतलब एंगल सॉरी ट्रायंगल पी ए सी कंग्रुएंस होगा ट्रायंगल पी बी सी के, इसलिए दोनों का पी ए सी जब बराबर है, वाला साइड चेंज करते हैं, पी बराबर पी बी, जब कंग्रुएंट हो गया तो सारा साइड और सारा एंगल